नमस्कार, मैं हूं आपका इंद्रजीत मानसरोवर आईएएस में आपका स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स द हिंदू और पीआईबी पर आधारित है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर समाचार परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि 2G एथिल एल्कोहल या डिजिटल समतुल्य जैव ईंधन तकनीक। ये जो आर्टिकल जो है पीआईबी से लिया गया है। इस चर्चा में ये क्यों है? प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी कि टीडीबी ने स्वदेशी द्वितीय पीढ़ी यानी कि 2G के डीजल समतुल्य जैव ईंधन प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण को मंजूरी दी है। बात यहाँ आता है कि हम पीढ़ियों में अंतर हम लोग स्पष्ट करेंगे। हम लोग फर्स्ट जनरेशन की हम लोग बात करेंगे। यह खाद्य पदार्थ जैसे गन्ना, मक्का और गेहूं से बनता है। इससे खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा होने का खतरा रहता है। वही हम लोग सेकेंड जनरेशन की हम लोग बात करेंगे, 2G की हम लोग बात करेंगे। यह गैर खाद्य कचरे, कृषि अवशेषों जैसे धान की पराली, बांस और लकड़ी के कचरे से बनाया जाता है। अब इसके हम लोग महत्वपूर्ण और महत्व और लाभ की हम लोग बात करेंगे। जैसे में कृषि अपशिष्ट का प्रबंधन, उत्तर भारत में पराली जलाने की समस्या का एक अस्थायी वैज्ञानिक समाधान है। दूसरा हम लोग आयात पर निर्भरता कम की हम लोग बात करेंगे। इससे भारत के कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल आयात बिल में भारी कटौती होने की उम्मीद है। वहीं हम पर्यावरण अनुकूल की बात करें तो यह सामान्य डीजल का एक स्वच्छ विकल्प है जो कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करता है। वहीं किसानों की आय की चर्चा हम लोग करें तो किसान अपने कृषि कचरे को रिफाइनरियों को बेचकर अतिरिक्त लाभ कमा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन पोर्टल की बात करेंगे। ये भी जो आर्टिकल जो है पीआईबी से लिया गया है। इसका उद्देश्य है देश में अनुसंधान और विकास के प्रस्तुति तंत्र को डिजिटल रूप से मजबूत करना। इसका मुख्य बिंदु है यह पोर्टल शोधकर्ताओं को फंड्स और ग्रांट्स के लिए आवेदन करने, उनके शोध पत्रों की त्वरित समीक्षा करने और पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया को एकल खिड़की के माध्यम से सुव्यवस्थित करेगा। यह उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार के बीच समन्वय को बढ़ाएगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में कैंसर के खिलाफ नैनो मेडिसिन। ये जो आर्टिकल जो है वो द हिंदू से लिया गया है। तकनीकी की बात करेंगे तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसी आधुनिक नैनो दवा विकसित की है जो सीधे कैंसर कोशिकाओं पर लक्षित हमला करती है। इसका लाभ है पारंपरिक कीमोथेरेपी में स्वस्थ कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती है जिससे गंभीर साइड इफेक्ट्स होते हैं। यह नैनो दवा केवल प्रभावित हिस्से को लक्षित करती है जिससे उपचार अधिक प्रभावी होगा। अब हम लोग बात करेंगे राज्य व्यवस्था एवं सुशासन, क्वालिटी एंड गवर्नेंस की चर्चा करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे ई कोर्ट परियोजना चरण तीसरा की बात करेंगे और ये भी जो आर्टिकल जो है वो पीआईबी से लिया गया है और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी साबित हो सकती है। अब हम लोग बात करेंगे मुख्य उद्देश्य की। देश की न्यायिक प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और तीव्र बनाना ताकि आम नागरिकों के लिए न्याय सुलभ हो सके। इसकी हम लोग प्रमुख बिंदु की बात करते हैं। किसकी प्रमुख बिंदु की बात करेंगे? ई कोर्ट परियोजना चरण तीसरा की हम लोग बात कर रहे हैं। यानी पहला जो कि क्लाउड आधारित बुनियादी ढांचा, सभी अदालती रिकॉर्ड को सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज पर स्थानांतरित किया जा रहा है जिससे कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता खत्म होगी। दूसरा हम लोग बात करेंगे एआई का उपयोग यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके मुकदमों की केस फाइलिंग, शेड्यूलिंग और लंबित मामलों के पैटर्न का विश्लेषण किया जाएगा। तीसरा हम लोग डिजिटल अनुवाद की हम लोग बात करेंगे। एआई टूल्स की मदद से अदालती फैसलों और कानूनी दस्तावेजों को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में त्वरित अनुवाद किया जा रहा है ताकि स्थानीय लोग अपने फैसलों को समझ सकें। चौथा हम लोग वर्चुअल कोर्ट की बात करेंगे। छोटे और यातायात से जुड़े मामलों के लिए पूरी तरह से डिजिटल या वर्चुअल अदालतों का विस्तार किया जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग की समीक्षा। ये जो आर्टिकल जो है वो द हिंदू से लिया गया है। इसका जो संवैधानिक आधार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी में देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने की बात कही गई है। मुख्य फोकस क्षेत्र इसका व्यक्तिगत कानूनों जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना, गुजारा भत्ता और संपत्ति के उत्तराधिकार में लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना है। अब हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमी की हम लोग बात करेंगे यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश सुधार। ये जो आर्टिकल जो है पीआईबी से लिया गया है। यानी एक सवाल आता है सरकारी प्रतिभूतियां क्या है? ये सरकार द्वारा बाजार से घरेलू कर्ज लेने के लिए जारी किए जाने वाले संप्रभु साधन है जो पूरी तरह सुरक्षित माने जाते हैं। सुधारों का उद्देश्य की यदि हम बात करें तो भारतीय बॉन्ड को वैश्विक बॉन्ड सूचकांक को
जैसे जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में शामिल किए जाने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि एफपीआई के लिए नियमों को सरल बनाना है। वहीं हम आर्थिक प्रभाव की यदि हम बात करें तो इससे भारत में भारी मात्रा में विदेशी डॉलर का प्रवाह होगा, सरकार को कम ब्याज दर पर दीर्घकालिक कर्ज मिल सकेगा और रुपये की विनिमय दर की को स्थिरता मिलेगी। वहीं हम लोग बात करेंगे डिजिटल रुपया का ऑफलाइन मोड, ये आरबीआई द्वारा अपडेट किया गया है। यार ये क्या है ऑफलाइन मोड? एक सवाल बनता है, क्या है ऑफलाइन मोड? यह एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से बिना इंटरनेट कनेक्शन या मोबाइल नेटवर्क के भी दो स्मार्टफोन के बीच डिजिटल रुपये का सुरक्षित लेन देन किया जा सकता है। इसका महत्व है दूर दराज के इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है, वहां भी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा तथा अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक वित्तीय समावेश सुनिश्चित होगा। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति यानी कि एनएलपी और भारत का प्रदर्शन। ये भी आर्टिकल जो है ये पीआईबी से लिया गया है। यानी एक सवाल बनता है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक यानी कि यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है जो किसी देश की माल परिवहन और बुनियादी ढांचे की दक्षता को मापता है। सुधार के भी मुख्य कारण रहे होंगे, यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स यानी कि डीएफसीएस के पूर्ण परिचालन से माल ढुलाई का समय आधा हो गया है और पीएम गति शक्ति मंच द्वारा सड़क रेल नौवहन मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे जन समर्थ पोर्टल के 4 वर्ष और राज्य वित्त आयोग रिपोर्ट की बात करेंगे, अर्थात एसएफसी रिपोर्ट की बात करेंगे। अब जन समर्थन पोर्टल की हम यहाँ बात करते हैं कि केंद्र सरकार की विभिन्न क्रेडिट लिंक यानी कि लोन आधारित योजनाओं को एक मंच पर लाकर लोन वितरण को पारदर्शी और पेपरलेस बनाया गया है। वही राज्य वित्त आयोग की हम बात करेंगे, अर्थात एसएफसी की बात करेंगे, यानी संविधान के अनुच्छेद 243 कनोज 1 और 243 कनोज वाई के तहत गठित है और नई रिपोर्ट वित्तीय संघवाद को मजबूत करने के लिए स्थानीय निकायों को अधिक आत्मनिर्भरता बनाने पर केंद्रित है। अब हम लोग बात करेंगे पर्यावरण एवं जैव विविधता की बात करेंगे, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी की बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना। ये जो आर्टिकल जो ये भी पीआईबी से लिया गया है, इसके मुख्य घटक है इसमें एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल यानी कि आईसीटीटी, एक ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक आधुनिक टाउनशिप और सौर या गैस आधारित बिजली संयंत्र को निर्माण में शामिल है। अब लोग रणनीतिक महत्व की हम लोग बात करते हैं। यह मलक्का जलडमरू मध्य के अंतर अत्यंत निकट है जो वैश्विक व्यापार और चीनी नौसेना की हिंद महासागर में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य व व्यापारिक केंद्र बनेगा। अब पर्यावरण चिंताएं की हम लोग बात करेंगे, विशाल चमड़े के कछुए के घोंसले के शिकार क्षेत्रों और वहां की आदिम संवेदनशील जनजाति सोमपेन के प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए कठोर पर्यावरण प्रबंधन योजना लागू की गई है। अब हम लोग बात करेंगे समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लाइट परमाणु तथा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए की हम लोग बात करेंगे, ब्लू फ्लाइट की हम लोग बात करेंगे। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन अर्थात एफईई द्वारा पर्यावरण के अनुकूल तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 33 मानकों के आधार पर 2 और भारतीय समुद्र तटों को यह प्रमाण दिया गया। यहाँ पे आईएसए की पहल देखने को मिला है, यानी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ने अफ्रीका के विकासशील देशों में छोटे किसानों के लिए सौर संचालित शीत भंडारण विकसित करने हेतु एक वैश्विक निधि की घोषणा की है। अब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की ओर चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध की ओर बात करेंगे, यानी चाबहार बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। ये जो आर्टिकल जो है वो द हिंदू से लिया गया है। अभी हम लोग आईएनएसटीसी की बात करेंगे, अब इसके भू रणनीतिक महत्व की हम लोग बात करेंगे। चाबहार बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को पूरी तरह दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और खनिज समृद्ध मध्य एशियाई देशों जैसे उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। वहीं आईएनएसटीसी की यदि हम बात करें तो यह 7200 किलोमीटर लंबा एक बहुमोडल यानी कि समुद्र रेल और सड़क परिवहन नेटवर्क है जो सवेज नहर वाले पारंपरिक मार्ग की तुलना में ढुलाई के समय को लगभग 40% और लागत को 30% तक क्या करता है, वो कम करता है। अब हम लोग बात करेंगे भारत म्यांमार संबंध और एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये जो है द हिंदू में भी है और पीआईबी में भी दिया गया है। यानी हम सीमा सुरक्षा की बात करेंगे, उग्रवाद ड्रग्स तस्करी और अवैध प्रवसन को रोकने के लिए दोनों देशों की
फ्री मूवमेंट रिजिम अर्थात FMR को समाप्त करने और 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाढ़ लगाने पर सहमत हुए। वहीं रणनीतिक परियोजनाएं की हम लोग बात करें तो कालादान मल्टी मोडल पारगमन परिवहन परियोजना जैसे अर्थात सितवे बंदरगाह के माध्यम से मिजोरम को जोड़ना और भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मुख्य स्तंभ हैं। अब हम लोग बात करेंगे परीक्षा में आने मुख्य परीक्षा में आने वाले सवाल की हम लोग बात करेंगे। हम लोग तो यहाँ से जो आपको जो सवाल जो बताया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, वो आप टेलीग्राम में भी आप भेज सकते हैं। तो मेरा टेलीग्राम नंबर है 9693247800। तो आपका स्क्रीन पे भी दिखेंगे मेंस का सवाल। तो मेंस का सवाल को हम बता रहे हैं। द्वितीय पीढ़ी जैव ईंधन प्रौद्योगिकी न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करती है बल्कि कृषि और पर्यावरणीय संकट के समाधान में भी सहायक है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यह आपका 10 अंक का है। 150 शब्द में आपको ड्राफ्टिंग करना है। आपका दूसरा सवाल है, न्यायिक प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI का समावेश लंबित मामलों की समस्या का समाधान तो कर सकता है, लेकिन यह तकनीकी समावेशन की अपनी चुनौतियां भी पेश करता है। ये कोड परियोजना के संदर्भ में चर्चा कीजिए। ये आपका सवाल जो है 15 अंक का है। 250 शब्द में आपको ड्राफ्टिंग करना है।